हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फाइनल पार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा इस टॉपिक पे ही खत्म भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेन टॉपिक्स रहेंगे जो फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाला। तो सबसे पहले बात करें कि भाई इसमें क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंसेमिनेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, इंसेमिनेशन रहता है। इंसेमिनेशन को एक पॉपुलेशन भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, जो सीमेन होता है उसको वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सर्विक्स की तरफ मूव करते हैं। कहां पे, एम्पिलरी रीजन में, किसके, फैलोपियन ट्यूब के। हमने बात भी करी थी इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्पिलरी रीजन का जहां पे होता है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो, जो ओवम होगा, जो एग सेल होगा, उसको रिलीज किया जाएगा ओवरी के थ्रू। वो भी कहां तक पहुंचेगा, एम्पिलरी रीजन तक पहुंचेगा। अब इस एरिया में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो उतना एकदम इजी नहीं रहता है, इसमें भी अलग अलग चीजें रहती हैं। हाँ, फिर भी अगर हम बेसिक तरीके से सिर्फ फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग सेल्स। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पोस्ट चेंजेस वगैरह होते हैं और क्या प्री चेंजेस होते हैं, वो जानना भी जरूरी होता है। जिसमें सबसे पहला चेंज आता है, भाई क्वेश्चन भी आता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म सेल क्यों एंटर कर पाता है। इसके लिए आपने फिर एक वर्ड को पिछली वीडियो में देखा होगा, होता जोना पेल्यूसिडा। तो क्या होता है, देखो, जैसे ही एक्रोसोम्स जो स्पर्म सेल में सबसे आगे की साइड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे ही वहां पे एंटर करते हैं तभी क्या हो जाता है, जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो हार्ड हो जाती है और वो नॉन पेनिट्रेबल हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, कोई भी और स्पर्म सेल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। यानी इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जो ये ट्विंस वगैरह होते हैं, ये ट्विंस वगैरह कभी भी इस रीजन से नहीं होते हैं कि भाई वहां पे दो स्पर्म सेल्स एंटर कर गए। अब इसके बाद और क्या चीजें होती है, किसे जानो। देखो, जैसे ही क्या होता है, जो एक्रोसोम थे उन्होंने क्या कर दिया, जोना पेल्यूसिडा को हार्ड कर दिया था। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है, जो कॉम्पिटिटिव टर्मिनोलॉजी वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। वो ये होता है कि जब ऐसा होता है, जब एक्रोसोम के थ्रू वो जोना पेल्यूसिडा वाला इवेंट हो रहा है, उसी टाइम पे सेकेंड मियोसिस होगा, मियोसिस 2 होगा, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। और जो ओवम होता है, जो मेन एक्सेल होता है, उसे, क्योंकि देखो इसमें भी कई बार रहता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी इस बात को क्लियर कर देती है कि जिस टाइम पे फ्यूजन हो रहा होता है, उस टाइम पे जब वो एक्रोसोम जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करते हैं, तब जाकर के सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि जनरली देखो क्या होता है, जब हम भी पढ़ा रहे होते हैं, जब आप भी पढ़ रहे होते हो, तो जनरली क्या जानते हो, ओवरी से एग सेल रिलीज होता है। ओके, इट्स फाइन, बट इस बात का ध्यान रखो वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में होता है। उसका एग सेल तभी बनता है जब वहां पे जोना पेल्यूसिडा की लेयर जो है उस पे एक्रोसोम आकर के लगता है। जब वहां पे एक्रोसोम के साथ केमिकल रिएक्शन होती है, उसी टाइम पे ये होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को हम अभी सिर्फ बेसिकली जानेंगे, क्योंकि ये सब हमारे जो अगली यूनिट आएगी उसमें हमारा कवर हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपको कुछ ऐसी यादें बतानी चाहिए, जैसे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल में क्या होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स। तो फ्यूजन के अकॉर्डिंग वो देखो, वो सारा आप अपनी बेसिक क्लासेस वगैरह जो होती है 10th वगैरह उसमें भी जान चुके हो, प्लस हम अगले में भी डिस्कस करेंगे जो अगली यूनिट होगी। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस उस पार्ट को नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है इम्प्लांटेशन। इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि भाई ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। ऐसा इसलिए होता है देखो, क्योंकि जो जाइगोट है, जाइगोट तो एक सिंगल सेल होता है, एक डॉट लाइक
स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो वही उससे कैसे ह्यूमंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि देखो जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट कभी भी यूट्रस की वॉल पे लग नहीं सकता, वो एक छोटा सा सेल होता है, उसपे कोई उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई उतना बड़ा ग्रिपिंग पार्ट नहीं होता कि वो भाई वहां पे जाकर के लग जाएगा। तो इम्प्लांटेशन से पहले फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में क्या होता है, जो जाइगोट है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक, अब वो मल्टीप्लाई करेगा 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। ये जब ये सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। और इसमें भी जो एम्ब्रियो होता है जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स तक का होता है उसे कहते हैं मॉर्यूला। अब ये जो मॉर्यूला होता है ना, ये मॉर्यूला क्या करता है, यूट्रस की तरफ जाता है और इसके ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो एक यूनिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, वो यूनिक पैटर्न किस तरीके से होता है, वो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, आउटर रिंग होती है और फिर इनर सेल मास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो सेल्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से करके यहाँ पे सारे सेल्स वगैरह जो होते हैं, सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हमारे। न्यूक्लियस वगैरह सब चीजें इनमें रहती है, कुछ ऐसा बेसिक नहीं है कि यहाँ न्यूक्लियस वगैरह डायग्राम में नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें जो ये आउटर लेयर होती है ये आउटर लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो इनर सेल मास होता है, ये इनर सेल मास है, ये किससे अटैच होता है, ट्रोफोब्लास्ट से होता है अटैच। और ये ट्रोफोब्लास्ट ही कहां पे अटैच हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम होता है उस पे जाकर के अटैच हो जाती है। ये जो इनर सेल मास होता है यही क्या करता है, आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। और एक बात का और ध्यान दें, यूट्रस में भी डिवीजन होता है, जो यूट्रस के सेल होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं। और वो जो यूट्रस है जिसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, फटाफट कवर कर लेंगे पूरे के पूरे उस जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, जो एम्ब्रियो वहां पे आ गया है उसे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और वो जो पूरा हमारा एक सिस्ट है वो सिस्ट बन जाएगी। और इस तरीके से करके क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है हमारा, जो एक ट्रोफोब्लास्ट वाला पूरा पार्ट है, ये एम्बेड हो जाता है और इसकी वजह से होती है प्रेगनेंसी। यहाँ पे एक बात का ध्यान दें कि इसके लिए एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिवीजन सारे के सारे लगभग एंडोमेट्रियम में होते हैं। और उसके डिवीजन के लिए आपको ध्यान होगा, हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे हमने कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को जाना था। और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या रहता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके लेवल को मेंटेन करने का रहता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसे अच्छे से अपना बना करके रखता है, ताकि वहां पर जो ये इम्प्लांटेड हमारा एक ऑफस्प्रिंग है वो क्या रहे, वहां पे आकर के अच्छे से एम्बेड हो जाए। अगर गलती से कभी ये लेवल गिर जाता है तो ऐसे केस में वो जो एम्ब्रियो है उसका भी डेथ हो सकता है ऐसे केस में, क्योंकि वॉल जो है यूट्रस की वो उसे क्या नहीं कर पाती है, वो उसे होल्ड नहीं कर पाती है। क्योंकि अब ये टॉपिक जान लिए हमने, हमने क्या जाना भाई, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। अब प्रेगनेंसी में आपने सुना है, जाना है कि भाई जो ह्यूमंस होते हैं इसमें 9 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, जिनको जनरली हम वीक्स में ज्यादा या ट्राइमेस्टर्स के थ्रू जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अब इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम उन चेंजेस वगैरह के बारे में जानेंगे। हाँ भाई, तो अब देखो क्या होगा, हमने पिछले उसमें जाना कि भाई प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी के किस तरीके से होगा, इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन में हमने क्या जाना है, यूट्राइन वॉलों से कवर करने। अब भाई कवर करना ही थोड़ी एफिशिएंट है, उसके बाद क्या होना है, वहां पे फूड का, वेस्ट का, इन सब मटेरियल्स वगैरह का एक्सचेंज वगैरह होना है। ये एक्सचेंज के लिए क्या होगा भाई, देखो जैसे हमारा इंटेस्टाइन में भी रहता है, गिली रहती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे रहती हैं कोरियोनिक विली। ठीक है, ये जो कोरियोनिक विली होती है ये ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर करती हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिनकी वजह से जो भी मेटेरियलिस्टिक एक्सचेंज है वो हो पाता है। अब अगर इनके बारे में बात करें तो ये किससे सराउंडेड होती हैं, ये सराउंडेड होती हैं हमारी यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ये इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं। और ये कैसे होती है, जॉइंटली स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं।
वो जो वो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्लेसेंटा। ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। और प्लेसेंटा कैसे कनेक्ट होगा एम्ब्रियो से, भाई ऐसे तो है नहीं कि वो डायरेक्टली वो एक टिश्यू की कवरिंग है। ठीक है, उसमें एक मेन पार्ट है यूट्राइन वॉल का जो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है। बट ऐसे नहीं है कि कंप्लीट बॉडी पे कर सकते हैं, वो सारा का सारा जाता है किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो जाता है। अब जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं जो ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक आता है एचसीजी। एचसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये कोरियोनिक नाम तो अभी हमने सुना कोरियोनिक विली में, तो ये क्या करता है, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर कौन सा आया, एचपीएल। ये क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये क्या करता है, प्लेसेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे कॉमन आ जाते हैं, एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, वॉल की लाइनिंग, और भी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन वगैरह होता है, इन सब में वर्क करते हैं। एक हार्मोन और रिलीज होता है रिलैक्सिन। बट रिलैक्सिन जो होता है वो जनरली कब रिलीज होता है, लेटर स्टेजेस में प्रेगनेंसी के, जनरली जिसे हम लास्ट फेज कहते हैं या थर्ड ट्राइमेस्टर का भी ऑफसेट कहते हैं, वहां पे रिलीज होता है। ये क्या करता है, जो पार्चुरेशन होता है उसमें हेल्प करता है। अब अगर यहाँ पे हम जाने इसके सिवाय और क्या क्या चीजें रहती हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एम्ब्रियो में। देखो, आपको ध्यान होगा 11th में भी आपने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो वहां पे ब्लास्ट वर्ड आता है ना, यही जो ब्लास्टुला आपने वर्ड जाना उससे आता है ये। तो अगर दो जर्मिनल लेयर्स बनती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर तीन जर्मिनल लेयर्स बनती हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, वो तीनों जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली होती है, एंडोडर्म जो इनर होती है, और मीजोडर्म जो थोड़े से टाइम बाद बनती है इन दोनों लेयर्स के बनने के। अब ये जो मास होता है, ये जो सेल मास बना है यहाँ पे, इसके पास क्या पावर होती है, इसके पास पावर होती है कि वही इनकी वजह से अलग अलग टिश्यू जो होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, वो बन जाते हैं। अब हम जानते हैं ये जो फीटस होता है, अब भाई एम्ब्रियो के बारे में हमने जान लिया, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फीटस बनेगा। अब ये फीटस का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसे जानते हैं हम। तो अगर हम बात करें फीटल डेवलपमेंट, इसमें हम सिर्फ मेजर टाइम के बारे में जानेंगे, क्या क्या किस टाइम पे जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मंथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे हम मंथ्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। वो होते हैं 1 2 3 5 6 9। ये जो मंथ्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या क्या रहता है, देखो सबसे पहला लैंडमार्क क्या रहेगा एक फीटस के लिए, वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। तो जो फर्स्ट मंथ होता है इसमें क्या होता है, हार्ट डेवलप हो जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैंड्स, जनरली नोन एज लिम्स एंड डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स का, डिजिट्स यानी फिंगर्स के जैसा, नॉट एग्जैक्टली फिंगर्स, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं तो उन्हें हम एग्जैक्ट फिंगर्स नहीं कह सकते, उन्हें क्या कहते हैं हम, डिजिट्स कहते हैं, तो वो बन जाते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें थर्ड पे, तो थर्ड मंथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, जितने भी लगभग जो मेजर ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बन जाते हैं। और जो फिफ्थ मंथ होता है इसमें क्या होता है, हेयर्स आ जाते हैं बॉडी पे, जो बॉडी हेयर्स होते हैं, जो एक मैमल्स का स्पेशली ह्यूमंस वगैरह का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद क्या होता है, यहीं पे फर्स्ट मंथ पे ही जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब जैसे जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर आ जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला होता है, ऐसे केस में आईलिड्स आ जाते हैं। इन्हें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क में इंक्लूड किया जाता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो आई लैशेस होते हैं ये भी फॉर्म हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है, 9th मंथ जो होता है, इसमें क्या होता है, जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे मेन लैंडमार्क्स रहते हैं मंथ्स के अकॉर्डिंग, मैंने आपको इन्हें बताया है। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ये वीक के अकॉर्डिंग भी दे रखा होगा, तो आप वीक्स के अकॉर्डिंग भी
सिमिलर तरीके से चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा इशू वगैरह नहीं रहता है। अब अगर हम बात करें भाई यहाँ पे ये फीटस का डेवलपमेंट हो गया है, तो इसके बाद अब क्या क्या पार्ट्स वगैरह रहेंगे। देखो इसके बाद जो हमारे पार्ट रहते हैं उसमें आता है पार्चुरेशन और लैक्टेशन, यानी किस तरीके से बेबी का डिलीवरी प्रोसेस होता है और उसके बाद लैक्टेशन क्या होता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है वो बोर्ड में कई बार आ भी चुके हैं। तो अब जो हमारा फाइनल टॉपिक आता है इस चैप्टर का, फाइनल टॉपिक आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इसमें देखो जो सबसे पहला टर्म आता है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये एवरेज ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं ह्यूमंस में। अभी हमने डिस्कस किया कितना होता है, ये 9 मंथ्स का होता है। इसके बाद अगर बात करें पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसकी बर्थ होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो फीटस होता है उसको एक्सपेल किया जाता है। एक्सपेल किस तरीके से होता है, वो होता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन से यूट्राइन वॉल की। अब ये यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है, इसको जानने का जो हमारा कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही गेस्टेशन पीरियड हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला होता है, उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जैसे ही और ऑक्सीटोसिन निकलेगा वैसे ही और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। कब तक होता है ये प्रोसेस, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता है तब तक ये चीजें रहती हैं। जैसे ही फीटस की डिलीवरी हो जाती है वैसे ही लगभग क्या होता है, लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ये लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके भी लगभग ऑफसेट पे, यानी 8th मंथ के बाद से लगभग ये स्टार्ट होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वन वर्ड का 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं उस टाइम पे जो मिल्क मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। अब ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, देखो कोलोस्ट्रम में होती है बहुत सारी एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज जो होती है उस न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि क्या होता है वो एकदम से इस एयर कांटेक्ट में आ रहा है जिसमें पहले से ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे बचाने का काम कौन करता है, कोलोस्ट्रम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मदर्स मिल्क होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, यही सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।